तो हेलो गाइज, आज मैं फिर से आगे की स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ। पर चूंकि मैं पिछली स्टोरी का कोई भी समरी नहीं देने वाला हूँ, तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी नए व्यूअरों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी आने वाले वीडियोज को मिस न कर पाए और समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। सैम को मारने के लिए वो तीनों ही बंदे चारों तरफ से उसे घेर लिया होता है। जो देखता हुआ सैम उन लोगों से बोलता है, फाइनली तो तुम लोगों ने एक साथ आने का डिसाइड कर ही लिया, पर यह तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। कम से कम तुम लोगों की ताकत तो कम नहीं होती। नामगोंग फैमिली का बंदा जोसुन अपने साथियों से बोलता है, सारे लोग एक साथ उस पर अटैक करो, आज यह बास्टर्ड बचकर जाना नहीं चाहिए। इसी के साथ वे तीनों ही लोग सैम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सैम उन सभी को देखता हुआ एक खतरनाक पोज को देते हुए अपना मून शैडो वाले अटैक को तैयार करते हुए काफी ही खतरनाक तरीके से अपने पावर को इकट्ठा करने के बाद उन तीनों पर एक साथ अटैक कर देता है, जिसके चलते हुए तीनों ही वहीं पर मारे जाते हैं। वहीं सैम उस अटैक के बाद काफी ज्यादा थक गया होता है, जबकि इधर कुछ असासिन अपने लीडरों को इतनी आसानी से हारता हुआ देख बोल रहे होते हैं, वे लोग कितने शर्मनाक मास्टर थे जो इतनी बुरी तरह से हार गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। तभी सैम उन सभी से बोलता है, मैं 3 तक गिनने वाला हूँ, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो भागना शुरू कर दो। इतना बोलते हुए वह अपनी गिनती को गिनना शुरू कर दिया होता है। जो देखता हुआ ये सारे असासिन बोलते हैं, भैंस की टांग, यह बास्टर्ड कहीं के, चलो क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। इसी के साथ वे सारे लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। वहीं सैम उन सभी के चले जाने के बाद खून की उल्टियाँ करते हुए बोलता है, धिक्कार है 9 मून स्पिरिट अटैक, वह काफी ही अच्छा है, पर सिंगल स्ट्राइक के बाद ही वह मेरी आधी से ज्यादा इनर स्ट्रेंथ को कंज्यूम कर लेता है। मुझे जल्दी से जल्द खुद को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। आगे हम किसी अननोन प्लेस को देखते हैं, जहाँ पर की कुछ असासिन जब पहरा दे रहा होता है, तभी वह अपने आगे से कुछ लोगों को आता हुआ देख चौंक जाता है और उन सभी को रोकते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ और जल्दी से अपनी पहचान को बताओ। जिस पर कि उसके आगे वाला पर्सन बोलता है, लगता है कि तुम अपनी मौत को खोज रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के सवाल पूछने की। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, ओह अच्छा, वैसे मैं अपने मिशन पर हूँ तो तुम्हें अपनी पहचान तो बतानी ही होगी। जो सुन उसके आगे वाला पर्सन अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है, क्या अभी भी मुझे अपनी पहचान को बतानी पड़ेगी। उस बंदे के चेहरे को देख वह बंदा बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना था। तो टकला उससे बोलता है, इसे भूल जाओ, फिलहाल के लिए हमें अंदर जाना है तो रास्ते को साफ करो। जो सुन वह बंदा तुरंत ही अपने साथी से बोलता है, क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजे को खोलो। जो सुनते ही वह बंदा तुरंत ही उस दरवाजे को खोल देता है और टकला वहाँ से अंदर जाते हुए बोलता है, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम सैम को वापस उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर कि वह पहली बार स्टोरी के स्टार्टिंग में आया था। आगे वह एक जगह पर बैठकर अपने कपड़ों को खोलने के बाद खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद वह अपने गले में पड़े उस लॉकेट को पकड़ता हुआ उसमें लगे हुए स्टोन को तोड़ने के बाद अपने हाथों में रखने के बाद उसे देखता हुआ सोच रहा होता है, यह चीज आखिरकार है क्या। चलो फिलहाल के लिए मेरे पास समय है तो मैं इसकी जांच कर सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ जब वह उस स्टोन को अपने मुट्ठी में बंद करके मेडिटेट करने लगता है, तो थोड़ी ही देर बाद उसके हाथों से लाइट निकलना शुरू हो गया होता है, जिसको कि देखता हुआ वह चौंकते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये जो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है वह बड़ी ही आसानी के साथ दूसरी एनर्जी के साथ मिल रही है, यहाँ तक कि यह हेवनली सन गॉड डिवाइन थंडर टेक्निक के पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ डिवाइन एनर्जी के बीच भी बैलेंस बना रही है। और जो मैंने डिवाइन स्मॉल क्लॉड ड्रैगन टेक्निक के साथ 9 मून स्पिरिट टेक्निक को सीखा था वह भी अब खतरे से बाहर है। इसके अलावा मेरी चारों एनर्जी बिना एक दूसरे से टकराए बैलेंस बनाकर एक दूसरे के साथ घूम रही है। यह तो काफी ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरी बॉडी पंख की तरह हल्का हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आखिरकार यह किस तरह की बीड है जो कि इस तरह की एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। इतना बोलते हुए वह उस बीड को काफी ही गौर से देखने लगता है और थोड़ी ही देर उसे उस बीड को ध्यान से देखने पर उसे उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि था खाओ और सांस लो। जो पर वह कहता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है, क्या मुझे इसे खाना होगा। इतना सोचते हुए वह तुरंत ही उसे निगल जाता है। साथ ही वह कहता है, सांस लेने का मतलब होगा अपने वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट करना। इसी के साथ वह जमीन पर बैठता हुआ दोबारा कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे काफी जोरदार झटका लगता है और उसकी बॉडी से काफी ही ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलना शुरू हो गया होता है। इसके अलावा उसे एक आवाज भी सुनाई देना शुरू हो गया होता है, ताइजी मार्शल आर्ट के
9th जनरेशन का मास्टर हूँ। हालांकि मैं अपने सक्सेसर को नहीं ढूंढ पाया जो कि लास्ट एल्केमी को फ्यूचर जनरेशन से जोड़ता। इसीलिए अभी जो पर्सन मेरी आवाज को सुन रहा है वो ये मत भूलना कि अब से तुम टाइजी क्लैन के 10th जनरेशन का मास्टर हो। उस आवाज को सुनता हुआ सैम कहता है यह किसकी आवाज है। इसी के साथ उसे काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो गया होता है जो कि उसके लिए असहनीय हो रहा होता है। लेकिन अंत में उसकी एक जोरदार चीख के साथ ही उसके अंदर से काफी भयानक तरह से एनर्जी बाहर की ओर निकलता हुआ सीधे आसमान की ओर जाता है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम किसी अननोन प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कि उन्हीं लोगों की लाश पड़ी होती है जो कि पहले सैम के हाथों मारा गया था। वहीं एक बंदा उन सभी लाशों को देखता हुआ बोल रहा होता है। इन सब को देखता हुआ ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग बस एक ही अटैक के साथ मारे गए हैं। तो उसके पीछे खड़ा डकैत उससे बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार इस दुनिया में कौन है जो कि ऐसा कर सकता है, क्योंकि जहाँ तक कि हमने इन्वेस्टिगेट किया था उसके हिसाब से जैंग फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस तरह के स्किल को रखता हो। जिस पर कि वहीं पर खड़ा कोई दूसरा बंदा कहता है सच में इस पर विश्वास करना मुश्किल है। जो सुन यह बंदा वापस बताता है हाँ तुमने सही कहा, जू जियांग और नामगोंग स्योम जैसे ग्रेट मास्टर को इस तरह लाश बना हुआ देखना काफी मुश्किल है। तो डकैत कहती है हमारे लिए एक और समस्या पैदा हो चुका है, जोंग सोसो ने विलेज को छोड़ दिया है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिस पर कि यह बंदा तो कुछ भी नहीं बोलता पर वहीं पर खड़ा एक सफेद वाल बोलता है यहाँ तक कि वे लोग सारे खास ट्रेजरों को भी अपने साथ ले गए और सीक्रेट मार्शल आर्ट को जला दिया, साथ ही सभी वेपनों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम लोग वहाँ से कुछ भी नहीं ला सकते, सारी चीजें खाली हो चुकी है। वे सारे लोग इसी तरह विचार कर ही रहे होते हैं तभी यह बंदा आगे आते हुए बोलता है हम नहीं जानते हैं कि हमारे प्लानिंग को किसने खराब किया है, लेकिन वह जो कोई भी हो हम उसे कभी नहीं बख्शेंगे, हमें ब्रदर इन लॉ जू का बदला लेना ही होगा। वो ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है मैंने जो जियोम चैंग सेक्ट और स्टार लाइटनिंग फ्लैश के बीच डुएल के बारे में सुना था, लगता है कि वह झूठ नहीं था। जो सुन वह बंदा जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वह काफी ही ज्यादा शौक हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ रहा होता है जिसको कि देखता हुआ वह बंदा तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर नामगोंग। साथ ही वह सोच रहा होता है यह तो नामगोंग फैमिली का डिवाइन स्वॉर्ड है। वहीं उस ओल्ड मैन को देख दूसरे लोग भी उसके सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं, जबकि यह बंदा सोच रहा होता है अगर इस पर्सन ने खुद इसमें शामिल होने का फैसला किया है तो वह अफवाह अनइमेजिनेबल ट्रेजर के बारे में फैल रही थी वह शायद सच हो सकता है। इस सिचुएशन में हमारे जियोम चैंग सेक्ट को दोबारा अपने प्लानिंग पर विचार करना होगा। तभी वह डिवाइन स्वॉर्ड एक बंदे के पास जाकर उससे बोलता है तुम कौन हो, अपना पहचान बताओ। तो वह बंदा बताता है मैं लिटिल स्पिरिट स्वॉर्ड आर्मी से नामगोंग फाई हूँ। जो सुन डिवाइन स्वॉर्ड उससे बोलता है तो फिर तुमने क्यों अभी भी अपने चेहरे को ढक कर रखे हो, जिस पर कि वह बंदा भी चौंक गया होता है। वहीं डिवाइन स्वॉर्ड उससे बोल रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और अब जबकि सिचुएशन के बारे में यहाँ पर सभी को पता है तो तुम्हारे अपने चेहरे को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। तो वह बंदा अपने चेहरे को रिवील करता हुआ बोलता है हाँ मैं समझ गया। आगे डिवाइन स्वॉर्ड दूसरे बंदों की ओर देखता हुआ बोलता है मैंने सुना है कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट भी तुम लोगों के साथ है। इतना बोलते हुए वो अपने आगे खड़े 3 बंदों से बोलता है चलो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। जो सुन हुए तीनों ही बंदे अपने मास्क को हटाने के बाद उसे ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग ग्रेट सीनियर। तो डिवाइन स्वॉर्ड उनसे बोलता है तो तुम ही लोग हो जो कि ग्रीन फॉरेस्ट से आते हो, तुम लोगों के पास तो सच में आउटस्टैंडिंग स्किल है। जो सुन हुए बंदे बोलते हैं आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हम लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर कि डिवाइन स्वॉर्ड उनसे बोलता है मेरे पास कुछ है तुम लोगों के लिए। तो वे लोग बोलते हैं प्लीज आप हमें बस ऑर्डर दीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो सुन डिवाइन स्वॉर्ड उनसे बोलता है बहुत अच्छे, तो चलो अब तुम लोग मर जाओ। वे लोग जिस पर कि कुछ सोच पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं डिवाइन स्वॉर्ड तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने खतरनाक स्लैश को करता हुआ उन बंदों के पीछे चला जाता है, जिसके चलते हुए बंदे तुरंत ही मारे जाते हैं। जो देखते हुए ये लोग भी कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं, लेकिन तभी उन सभी को डिवाइन स्वॉर्ड ऑर्डर देते हुए बोलता है हमारे इन कचरों के साथ हाथ मिलाने के अभी तक के सभी सबूतों को मिटा दो। तो यह बंदा बोलता है हाँ हम समझ गए, लेकिन उन दोनों जुर्बा ब्लैक फेस के बारे में क्या, वे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। जिस पर कि डिवाइन स्वॉर्ड उसे बताते हुए कहता है अब तो यह काफी ही ज्यादा अच्छा है, अब से जैंग फैमिली ऑफिशियली मुरीमिलाइंस की नजरों में आ चुका है। इसीलिए हमने कल रात जैंग फैमिली पर अटैक किया था क्योंकि उन पर असुरा सेक्ट के साथ मिलकर साजिश रचने की आरोप थी। इस दौरान हमने कभी भी ग्रीन फॉरेस्ट के जैसा किसी भी अलायंस और इंडिविजुअल ग्रुप के साथ हाथ नहीं मिलाया है।
जो सुन कोई बोलता है लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। तो डिवाइन स्वॉर्ड उसे देखता हुआ बोलता है तुम हो कौन? जो सुन वह बंदा यानी कि सफेद बाल आगे आते हुए बोलता है मैं ईस्ट माउंटेन के यू फैमिली से सिल्वर स्पीयर यू डाइन हूँ। तो डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है ओह अच्छा, तो तुम ईस्ट माउंटेन से यू फैमिली से हो? तो वह बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पर कि डिवाइन स्वॉर्ड उसे बताता है ठीक है तो फिर जाओ और खुद से एविडेंस को क्रिएट करो। तो भाई कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम सबूतों का ध्यान रख लेंगे। जो सुन डिवाइन स्वॉर्ड उससे पूछता है मुझे उस बंदे के बारे में सारी चीजें बताओ जो भी तुम्हें पता है, जिसने कि हमारी सारी प्लानिंग को बर्बाद किया है। तो भाई उसे बताते हुए कहता है वो लगभग 20 साल का है और डिवाइन क्लॉड ड्रैगन टेक्निक साथ ही इन और यांग 8 स्टेप स्वॉर्ड का यूज करता है। जो सुन डिवाइन स्वॉर्ड उससे बोलता है इन और यांग 8 स्टेप स्वॉर्ड टेक्निक क्या यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि केवल वुडेंग सेक्ट के लोग ही सीख सकते हैं? इतना बोलते हुए वह काफी खुशी के साथ कहता है वुडेंग सेक्ट के लिए तुरंत ही एक मैसेंजर को भेजो और इसके बारे में उसे बताओ। जो सुनते ही वे लोग तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कहीं पर इन दोनों शिवलिंगों को देखते हैं जो कि चरम सुख के देवता से बोल रहा होता है चलो चलो कोई दूसरा, क्या तुम हमारे बॉस में बदल सकते हो? तो चरम सुख का देवता तुरंत ही अपने चेहरे को बदलता हुआ सैम में चेंज हो जाता है और उसी की तरह बोलता हुआ कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मुझे भी अपनी तरह समझते हो? जो सुन वे दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूर बैठी रियोंग और यंग लेडी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जबकि इधर यह बंदा सैम का भेष लिए हुए बोल रहा होता है क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? तो उसके पीछे से कोई आते हुए बोलता है हाँ मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। जो सुन वह बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि हम देख पाते हैं उसके पीछे सैम आ चुका होता है और काफी ही गुस्से से उसे देख रहा होता है, जिसको कि महसूस कर वह बंदा काफी ही ज्यादा डर गया होता है। लेकिन तभी उसके पिछवाड़े को सैम अपने लातों से सेकता हुआ बोलता है तुम हरामखोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को लेने के? इतना बोलते हुए वह उसे काफी पीटता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वह बंदा मार खाने के बाद बोल रहा होता है वेलकम बैक बॉस। तो सैम उससे बोलता है क्यों तुम मुझे मिस कर रहे थे? चुपचाप यहाँ पर सीधे बैठे रहना, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। आगे वो ओल्ड बैगर के पास जाकर उससे बोलता है मुझे यहाँ पर आने में इसलिए देर हुई क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने लगा था, या इस दौरान यहाँ पर कुछ हुआ है? तो बुढ़ो उससे कहता है नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है और अब जबकि सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं तो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। आगे हम उन लोगों को कुछ घंटे बाद कहीं पर देखते हैं जहाँ पर कि बुढ़ो अपने आगे देखता हुआ बोल रहा होता है यह कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे अपनी बची हुई जिंदगी यहाँ बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। तो दाढ़ी वाला पर्सन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उतने में ही किमुंग चिल्लाते हुए बोलने लगा होता है अंकल नाकुन यह मैं हूँ किमुंग। जो देख सैम तुरंत ही उसके मुंह को बंद करता हुआ बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिसके बाद वह बड़ी ही सावधानी पूर्वक सामने वाले घर के दरवाजे पर जाकर उसके अंदर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगता है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। लेकिन तभी सैम उस दरवाजे को लात मारते हुए खोलता है और जब अंदर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी काफी ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिस पर कि सैम बोलता है लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने में देर कर दे। तो किमुंग तुरंत ही भागते हुए अपने अंकल के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं सैम उस बंदे के पास जाकर उसे चेक करने के बाद बोलता है उसकी चोटें बहुत गंभीर है, ऐसा लगता है कि वह काफी समय से इसी तरह बेहोश पड़ा हुआ है। पर यह देखते हुए कि वह इस हालत में भी अभी भी सांस ले रहा है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो सुन किमुंग काफी ज्यादा परेशान होते हुए उस बंदे को उठाने की कोशिश करने लगता है और उसकी इस हालत को देख यंग लेडी थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पास से किसी चीज को बाहर निकालते हुए उन लोगों को देते हुए कहती है प्लीज इसे आजमाइए, शायद यह उसकी मदद कर पाए। जिसको कि देखता हुआ बुढ़ऊ बोलता है क्या यह स्पिरिट इनहेंसिंग पिल है? लेकिन यह तो काफी ही ज्यादा प्रीशियस चीज है। तो यंग लेडी उससे बोलती है पहले उस बंदे को बचाइए, वह कोई ऐसा है जिसकी कि हमें जरूरत है। जो सुन बुढ़ऊ कुछ भी नहीं बोलता और बाद में उस पिल को लेने के बाद उस बंदे को खिला देता है। वहीं सैम अपनी एनर्जी को उस बंदे के अंदर ट्रांसफर करते हुए उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है तो वह
वह किमुंग से पूछते हुए कहता है, क्या यह बंदा किसी मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है? पर तुमने तो मुझे बताया था कि यह बस एक लकड़हारा है। जिस पर कि किमुंग उसे बताता है, जहाँ तक मुझे पता है उसने केवल एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को सीखा है। जो सुन सैम कहता है, क्या सच में? सैम को इस तरह बात करता हुआ देख रियोंग कहती है, आखिर तुम इनर एनर्जी इन्फ्यूजन के समय पर बात कैसे कर सकते हो? वही यंग लेडी भी सोच रही होती है, हाँ बिल्कुल, एनर्जी इन्फ्यूजन के समय पर अपने माइंड को फोकस करना पड़ता है। पर उसे देखता हुआ ऐसा लगता है कि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर यह पर्सन इस दुनिया में किस तरह का आदमी है? दूसरी तरफ डाइटियान भी रियोंग से पूछते हुए कहता है, आखिर यह पर्सन किस तरह का आदमी है? तो रियोंग उसे बताते हुए कहती है, यह वह बंदा है जिसने कि जेमसंग सेक के डेड सी गॉड जू को मारा था। जो सुन डाइटियान काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हुए कहता है, तब तो वह जरूर कोई ऐसा मास्टर होगा जो कि मेनलैंड के 24 वॉरियरों को सरपास कर चुका होगा। तो यंग लेडी उसे बताते हुए कहती है, मेरे हिसाब से वह डिवाइन कॉन्टिनेंट के 7 वॉरियरों को भी सरपास कर चुका है और शायद वह 7 ड्रैगन किंग के बराबर भी हो। जिस पर कि डाइटियन कहता है, क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो रियोंग उससे कहती है, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगी कि वह किरेन 3 फिनिक्स के लेवल पर है। डाइटियन जो सुन और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तुम यह किस तरह की बकवास को कर रहे हो? किरेन 3 फिनिक्स के लेवल पर पहुंचना क्या कोई हलवा है? उन्हें 7 किंग का सक्सेसर कहा जाता है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है मार्शल आर्ट की दुनिया में। वे सभी इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, जबकि इधर सैम एनर्जी इन्फ्यूजन करते हुए ओल्डमैन से कहता है, ऐसा लगता है कि वह अब खतरे से बाहर है। तो ओल्डमैन कहता है, ओह अच्छा ठीक है, तो फिर अब सारी चीजें शांत हो चुकी है तो चलो सब लोग थोड़ी देर आराम कर लो। आगे हम सैम को एक पेड़ के नीचे कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिसको कि देखता हुआ सोहो कहता है, वह सच में डरावना है। तो डाइटियन उससे पूछता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो सुन सोहो उसे बताता है, मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी मार्शल आर्ट कोई संयोग नहीं है। वह भले ही एनर्जी इन्फ्यूजन के बाद थक गया हो, पर फिर भी वह अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि बाकी सभी सो रहे हैं। तो डाइटियन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वह सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वे दोनों सैम को देखता हुआ इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, जबकि इधर इन सब से अनजान सैम अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इन और यांग हार्मोनी का यूज करता हूँ तो मैं इन दोनों डिवाइन एनर्जी के बीच के गैप को एडवांस यांग एनर्जी से भर सकता हूँ। इतना सोचते हुए वो अपने माइंड के अंदर ही अपने टेक्निकों का प्रैक्टिस करते हुए अपना पहला अटैक करता है, फर्स्ट फॉर्म फ्लाइंग टाइगर फियर गेट, जिससे कि उसके सामने वाला माउंटेन 2 हिस्सों में बट गया होता है। आगे वो अपना दूसरा अटैक करता है, सेकंड फॉर्म शैडो ऑफ द फॉलन फ्लावर, जिससे कि कई सारे फ्लावर निकलकर 2 हिस्सों में बट गए माउंटेन को कई टुकड़ों में बदल देता है। आगे वो अपना तीसरा अटैक करता है, थर्ड फॉर्म वज्रा पावरफुल स्ट्राइक, जिससे कि वह उन सभी टुकड़ों को वैनिश कर देता है। आगे वो अपना चौथा अटैक करता है, फोर्थ फॉर्म फॉलिंग स्टार गेट ओपनिंग, जिससे कि वह विंड को कंट्रोल करता हुआ काफी ही भयानक तरीके से अपने सामने अटैक करता है। जिसके बाद वह अपना 5वां अटैक करता है, फिफ्थ फॉर्म सेवन थंडर ब्रेक द माउंटेन, जिससे कि हम देखते हैं उसके शॉट से कई सारे थंडर बाहर की ओर निकलता हुआ सामने की ओर एक काफी ही बड़ा ब्लास्ट करता है। जो देखता हुआ वह कहता है, सच में यार यह काफी लाजवाब है, मेरी ताकत लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। अब मैं अनरिवील्ड असुरा और 7 ब्लेड फ्लाइंग हेवन असुरा ब्लेड को भी यूज कर सकता हूँ, जिसके चलते अब मैं ग्रेटनेस के रियलम को भी देख पा रहा हूँ। इतना बोलते हुए वह जोरों जोरों से हंसने लगता है, जिसको कि दूर से देखता हुआ डाइटियन बोलता है, क्या वह सच में सो नहीं रहा था? वहीं इधर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अब जाग चुका था, और जैसे ही वह अपने बगल में देखता है तो ओल्डमैन उससे बोलता है, अब तुम्हारी हालत कैसी है? तो वह बंदा बताते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। जो सुन यंग लेडी उसके पास आकर बोलती है, भगवान का शुक्र है जो कि तुम अच्छे हो। आगे वह बुढ़ऊ उस बंदे को बताते हुए कहता है, यंग लेडी के स्पिरिट इनहेंसिंग पिल के कारण ही तुम्हारी जान बच पाई है। जो सुन वह बंदा काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या इतनी प्रीशियस चीज या मेरी लाइफ इतनी कीमती है भी? इतना बोलते हुए जब वह यंग लेडी को शुक्रिया करता है तो यंग लेडी उससे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे शुक्रिया को लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जो सुन वह बंदा बोलता है, ओह अच्छा, तो बताइए मुझे आपको किस तरह की मदद चाहिए? तो यंग लेडी उससे कहती है, सबसे जरूरी चीज यह है कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? वह बंदा बताता है, मुझ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों ने हमला किया था। जो सुन यंग लेडी हैरान होते हुए उससे पूछती है, ग्रीन फॉरेस्ट? क्या तुम्हारा मतलब ग्रीन फॉरेस्ट के जेड वाटर डैन से है? जिस पर कि वह बंदा बताता है, कुछ दिन पहले मैं ग्रीन फॉरेस्ट के एक बंदे को भागते हुए देखा था, और उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह जरूर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज को डिलीवरी करने
करने के लिए ले जा रहा है। पर जैसे कि एल्डर माडू जानते हैं, मेरे फादर और मदर ग्रीन फॉरेस्ट के कारण ही मारे गए थे, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस पर अटैक कर दिया। लेकिन जिस पर की दाढ़ी वाला पर्सन कहता है तो तुम ही थे जिसने की पहले छुप कर अटैक किया था। वह बंदा जिस पर कुछ भी नहीं बोलता है तो दाढ़ी वाला पर्सन उससे आगे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि अगर वह कोई इम्पोर्टेंट मैसेज को डिलीवरी करने जा रहा है तो वह कोई साधारण आदमी नहीं होगा, तुम्हें खुद का और अधिक ध्यान रखना चाहिए था। जो सुन यह बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता, वहीं बुढ़ऊ बोलता है, मुझे बताओ क्या उन लोगों ने तुम्हें पहचाना? तो यह बंदा बताता है, हाँ कुछ डाकू हैं जो मुझे पहचानते हैं। जो सुन सैम वहाँ पर आते हुए उन सभी से कहता है, अगर वे लोग तुम्हें पहचानते हैं तो यह ग्रीन फॉरेस्ट हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि वे लोग यहाँ पर आने के लिए निकल भी गए होंगे। जिस पर कि ये सारे लोग चौंक गए होते हैं। जबकि सैम उन लोगों से आगे कहता है, हमारा ग्रुप अभी भी डिसऑर्गेनाइज है, इसीलिए यह थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। इतना बोलते हुए वह अपने हाथों को यंग लेडी की ओर करते हुए कहता है, चलिए मुझे दे दीजिए। जिस पर कि यंग लेडी कुछ भी नहीं समझ पाती है तो वह उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तो सैम उसे बताते हुए कहता है, स्मॉल यंग एनर्जी पिल, मुझे जंग फैमिली की स्मॉल यंग एनर्जी पिल चाहिए। इसी के साथ हमें उस पिल के बारे में बताया जाता है। स्मॉल यंग एनर्जी पिल वह काफी रेयर प्रीशियस चीज है। साथ ही स्पिरिट इनहेंसिंग पिल वह तो जंग फैमिली की प्राउड है, जिसको की बनाने के लिए जंग फैमिली ने बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले मेडिकल हर्ब्स को मिलाकर बनाया है। ये दोनों ही पिल दुनिया के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर सैम की बातों को सुन रियोंग उस पर भड़कते हुए कहती है, यह किस तरह की बकवास है? स्मॉल यंग एनर्जी पिल वह कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। जो सुन सैम उसे बताता है, क्या मुझे इन जैसे छोटी छोटी चीजों को भी अब मेंशन करना पड़ेगा? तो रियोंग उससे कहती है, क्या तुम्हें यह छोटी मोटी चीज लगती है? क्या तुम्हें पता भी है स्मॉल यंग एनर्जी पिल वह कितना कीमती है? जिस पर कि सैम उससे कहता है, अगर तुम मर जाते हो तो इन जैसे कीमती चीजों का क्या ही फायदा होगा? जो सुन रियोंग कुछ भी नहीं बोल पाते। वहीं सैम आगे बताते हुए कहता है, यंग लेडी मुझे बताइए आपके पास कितनी स्मॉल यंग एनर्जी पिल है? पर जब यंग लेडी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है तो सैम उसे समझाते हुए बोलता है, जरा शांति से इसके बारे में सोचिए, अगर हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तो हम इसी समय मारे जाएंगे। जो सुन यंग लेडी उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हें कितनी स्मॉल यंग एनर्जी पिल चाहिए? तो सैम कहता है, मुझे 6 चाहिए। जिस पर कि रियोंग बोलती है, क्या इतनी सारी? जिस पर कि सैम उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, जो लोग सीधे दुश्मनों से लड़ेंगे उनका स्ट्रांग होना जरूरी है। जो सुन वहाँ पर दोनों सिबलिंग आते हुए सैम से कहते हैं, और हमारे बारे में क्या, हमें भी स्मॉल यंग एनर्जी पिल मिलेगी ना? जिस पर कि सैम उनसे बोलता है, तो क्या अब चोरों को भी एलेक्जर चाहिए? तो वह दोनों गुस्सा होते हुए कहते हैं, हम सभी एक ही साइड हैं तो हमें भी यंग एनर्जी पिल मिलना चाहिए, ताकि हम भी फाइट करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो सैम उनसे कहता है, नहीं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें इसे खाना है तो खुद खरीद कर खा लो। उतने में ही वहाँ पर चरम सुख का देवता भी आते हुए सैम से बोलता है, मेरे बारे में क्या, तुम मुझे तो दोगे ना स्मॉल यंग एनर्जी पिल? जो सुन सैम जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, अब क्या मुझे इस जेंटलमैन को भी स्मॉल यंग एनर्जी पिल को देना होगा? पर रुको, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई स्मॉल यंग एनर्जी पिल के? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ताकत है, तो फिर तुम और ताकत बढ़ाकर क्या करोगे? तो वह बंदा कहता है, मैं भी लड़ सकता हूँ। जिस पर कि सैम उसे बताता है, नहीं रहने दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी ताकत है तो तुम उसका इस्तेमाल औरतों पर ही करो, यही बेहतर होगा। जिस पर कि वह बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता और काफी ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं उसे इस तरह देख के मुंह अंदर ही अंदर काफी ही जोर जोर से हंस रहा होता है। पर जब वह चरम सुख का देवता नहीं मानता है तो सैम उसे बताता है, अगर तुम और भी ज्यादा इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारे उस सामान को यहीं पर काट दूंगा। जो सुन वह बंदा काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियोंग सैम की बातों को सुनने के बाद अपने मन में बोल रही होती है, वह कितना बेशर्म आदमी है। तभी सैनिया सैम से बोलती है, यदि तुम हमें स्मॉल यंग एनर्जी पिल नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हें यहीं पर छोड़कर वापस चले जाएंगे। तो सैम उससे बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम जाना चाहती हो? जिस पर कि वह बोलती है, हाँ बिल्कुल हम लोग चले जाएंगे। तो सैम उससे बोलता है, ठीक है जाओ तो फिर। जिस पर कि सैनवा कुछ भी नहीं समझ पाती और उससे बोलती है, क्या सच में तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? तो सैम उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों ने जिस ट्रेजर को अपने पास छुपा कर रखा है उसे मेरे पास यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग खुद को मरा हुआ पाओगी। जो सुन सैनिया काफी गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, यह बेवकूफ कहीं का, क्या
क्या वह सच में सिल्वर स्ट्रिंग ट्रेजर को हमसे चाहता है। उसे इस तरह कुछ भी ना बोलता हुआ देख सैम उससे बोलता है, आखिर तुम क्या सोच रही हो, इसे बस मेरा कीमत समझ लेना, तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बदले में, इसीलिए चलो अब मुझे जल्दी वह चीज दे दो। जो सुनवे दोनों ही सिबलिंग सैम से एक साथ बोलते हैं, हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तुम्हें कभी भी सिल्वर स्ट्रिंग को नहीं देंगे। जिस पर कि सैम उनसे कहता है, लगता है कि तुम लोगों ने कुछ गलत समझ लिया है, चलो मुझे इसे क्लियर करने दो। यह कीमत तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बदले में नहीं है, बल्कि यह तो मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा उसके बदले में है। जो सुन ये लोग बुरी तरह चौंक गए होते हैं और सैम पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हम सिल्वर स्ट्रिंग के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है। तो सैम उन्हें बताता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यह तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुम इसे पहनकर भी अपनी एनर्जी को नहीं छुपा सकते, कोई भी हाईली मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है, इसलिए चलो अब मुझे वह दे दो, हो सकता है कि मैं दया करके तुम लोगों को दूसरों से प्रोटेक्ट कर दूं। जो सुनवे लोग ना चाहते हुए भी उसे वह सिल्वर स्ट्रिंग देते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, हम लोग तो बस चोर है, लेकिन यह बंदा गैंगस्टर प्लस खतरनाक लुटेरा भी है। वहीं सैम उस सिल्वर स्ट्रिंग को लेने के बाद उसे पहनते ही गायब हो जाता है और अपनी पागलों वाली हंसी हंसते हुए उन सभी से बोल रहा होता है, चलो मुझे ढूंढो, मैं कहाँ पर हूँ मैं, क्या मैं दिख रहा हूँ या फिर मैं गायब हो चुका हूँ। उसके इस तरह के पागलों वाली हरकतों को देख ये दोनों सिबलिंग काफी ही गुस्से में सोच रहे होते हैं, मैं सच में उसे बुरी तरह मारना चाहता हूँ। उसी समय सैम एकदम से ही सीरियस होते हुए बोलता है, अब स्मॉल यंग एनर्जी पिल की बारी। इतना बोलते हुए वह एकदम से ही यंग लेडी के सामने प्रकट हो जाता है, जिसको देख यंग लेडी भी घबरा चुकी होती है। पर थोड़ी ही देर बाद वह अपने पास से स्मॉल यंग एनर्जी पिल को बाहर निकालते हुए उससे बोलती है, मेरे पास बस 10 ही स्मॉल यंग एनर्जी पिल है। तो रियोंग उससे बोलती है, यंग लेडी क्या आप सच में इस प्रीशियस चीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं? जो सुन यंग लेडी उसे बताती है, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, यह बस हमारे सर्वाइवल के लिए है। जिस पर कि रियोंग कुछ भी नहीं बोल पाते। आगे सैम उस पिल को लेने के बाद सभी में बांट देता है और वे लोग इसे एक एक करके खाने लगते हैं, जिसको कि देखता हुआ रियोंग की आंखों से तो आंसू ही निकल जाती है और वह काफी गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, नहीं मैं इसे नहीं देख सकती। वहीं सैम तो उस पिल को खाता हुआ बोल रहा होता है, इसका स्वाद थोड़ा नमकीन और मीठा है, पर चलो कोई बात नहीं, यह थोड़ा सा तो बेहतर है। जो सुन रियोंग काफी गुस्से में अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उससे बोलती है, कमीने कहीं के मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। तो सैनवा भी उसे भड़काते हुए कहती है, हाँ जल्दी करो उसे मार डालो। पर सैम उन लोगों की बातों पर ना ध्यान देते हुए आगे सभी लोगों से बोलता है, अब जबकि सभी लोगों ने स्मॉल यंग एनर्जी पिल को निकल लिया है तो सारे लोग अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। जिसके बाद वो बुढ़ऊ के पास जाकर बोलता है, चलिए मैं आपकी इंजरी को हील करने में मदद करता हूँ। तो बुढ़ऊ कहता है, ठीक है। इसी के साथ सैम अपनी एनर्जी को बुढ़ऊ के अंदर इन्फ्यूज करते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं स्मॉल यंग एनर्जी पिल के साथ अपने इन और यंग ट्रोकियाई को जोड़ देता हूँ तो इसका इफेक्ट डबल हो जाएगा, जो कि काफी होगा अंकल की इंजरी को हील करने के लिए। ये सब सोचता हुआ वह अपनी एनर्जी को जैसे ही स्मॉल यंग एनर्जी पिल के साथ मिलाता है, वैसे ही बुढ़ऊ के अंदर से काफी ही भयानक एनर्जी बाहर निकलते हुए सीधे आसमान की ओर जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद सैम उससे पूछ रहा होता है, अब आप कैसा फील कर रहे हो? तो बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है, हाँ मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, साथ ही मेरी बॉडी किसी पंख की तरह हल्का हो चुका है। जो सुन सैम किमोंग की ओर देखता हुआ उससे बोलता है, अब तुम्हारे पैरों की ठीक करने की बारी है, चलो मेरे पास आकर यहाँ पर लेट जाओ। जिस पर कि किमोंग कुछ भी नहीं समझ पाता और बोलता है, क्या सच में मेरा पैर? वहीं रियोंग सैम की बातों को सुनने के बाद सोच रही होती है, वह चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर फिर भी स्मॉल यंग एनर्जी पिल के लेने के बावजूद भी वह उसकी पैरों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। लेकिन तभी सैम बुढ़ऊ से बोलता है, ग्रेट अंकल अब समय आ चुका है मिंग के ब्लड फ्लो को रिलीज करने की। जो सुन बुढ़ऊ किमोंग से बोलता है, चलो यहाँ पर आ जाओ। पर किमोंग तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम उसी समय को देखते हैं जहाँ पर कि बुढ़ऊ सैम को बताते हुए बोल रहा होता है, कुछ समय पहले जैंग फैमिली में यंग मार्शल आर्टिस्टों के बीच कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि जांग वांग उस समय किमोंग के हाथों हार गया था। पर चूंकि एक नौकर अपने मालिक से बेहतर था तो उसे तिरस्कार कर दिया गया, साथ ही उसे उत्पीड़न
हिरण का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसके पैर टूट गए। जो सुन सैम बोलता है यह कितना भयानक है। तो बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है लेकिन सच्चाई यह है कि मिंग का पैर वास्तव में घायल नहीं हुआ था, मैंने उसके प्रेशर पॉइंट को सील कर दिया था। यह एक धोखा था जिससे कि मैं मिंग को बचा सकता था। जो सुन सैम भी चौंक गया होता है। पर बुढ़ऊ आगे बताते हुए कहता है मुझे किमुंग को जोंग वोंग की नजरों से किसी भी हालत में दूर रखना था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं किमुंग में तुम्हें देखता था। मुझे लगता था कि तुम भी कहीं पर इसी तरह सफर कर रहे होंगे। इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि किमुंग बुढ़ऊ के सामने लेट गया होता है और बुढ़ऊ उससे बोल रहा होता है चिंता मत करो, तुम्हारे सील रिलीज हो जाने के बाद तुम वापस से मार्शल आर्ट को यूज कर सकते हो। इतना बोलते हुए वह अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद जैसे ही सैम के पैरों पर रखता है तो उसके पैरों से काफी ही ज्यादा रोशनी बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसके चलते किमुंग काफी ही जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वह पूरी तरह से ठीक हो गया होता है, जिसको कि देखता हुआ बुढ़ऊ उससे बोलता है ठीक है तो अब तुम अपने पैरों का इस्तेमाल करके देखो। जो सुनने के बाद किमुंग अपने पैरों को इधर उधर घुमाने के बाद काफी ही ज्यादा खुश होता है और उसकी आंखों से आंसू तक निकलना शुरू हो गया होता है और वह रोते हुए बुढ़ऊ को थैंक्स बोलता है। तो बुढ़ऊ से बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक है। आगे कुछ समय बाद सैम अपनी कल्टीवेशन को करते हुए सोच रहा होता है। अब चूंकि किमुंग के पैरों का सील भी रिलीज हो चुका है, साथ ही उसने स्मॉल यांग एनर्जी पिल को भी निगल लिया है, तो वह अब आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब मेरी बारी है, मैंने इन और यांग हार्मोनी डिवाइन टेक्निक को बदलकर इन और यांग माइंड बेंडिंग टेक्निक में बदल दिया है। हालांकि क्या मैं इससे इन और यांग 8 स्टेप स्वॉर्ड का यूज कर पाऊंगा? खैर मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल के लिए मेरे डांटियान में जो शक्तिशाली ऊर्जा बेतहाशा घूम रही है उसे मैं पहले अस्थिर करता हूँ। वो ये सब सोचता हुआ अपनी एनर्जी को शांत करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उस पर एक स्नेक अटैक होता है, जिसको कि महसूस कर वह तुरंत ही अपनी जगह से दूर होता हुआ उस अटैक से बचता है और उस बंदे को देखता हुआ उससे बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है इस तरह के सस्ते सरप्राइज अटैक करना बुरी बात होती है? जिस पर कि सफेद बाल कुछ भी नहीं बोलता है तो सैम उससे कहता है तुम्हारे इस छुपकर अटैक करने वाले टेक्निक को देख ऐसा लगता है कि तुम गांगो से हो। जो सुन सफेद बाल दोबारा तैयार होते हुए सैम से बोलता है क्या तुम वही मिस्टीरियस यंग मैन हो? मैं यू डाइन हूँ। जिस पर कि सैम उससे बोलता है ओह तो तुम ईस्ट माउंटेन के यू फैमिली के 3 स्पेयरों में से एक सिल्वर स्पेयर हो। जो सुन सफेद बाल उसकी बातों का जवाब ना देते हुए अपने आदमियों से बोलता है सिल्वर स्पेयर आर्मी अटैक करो। जो सुनते ही उसके सारे लोग तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। वहीं सैम उन सभी को देखता हुआ सोच रहा होता है यह कितना अनलकी है मेडिटेशन के समय पर एम्बुश होना। पर खैर क्या मेरा 5 डैगर गेट ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक इन सब के लिए काफी रहेगा? उतने में ही सफेद बाल अपने लोगों से कहता है सोल चेसिंग 10 अल्टीमेट स्पेयर फॉर्मेशन को अनलिश करो। जो सुनो इसके सारे बंदे सैम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देख सैम अपने मन में कहता है चलो समय बर्बाद करने से बेहतर होगा कि मैं इसे टेस्ट करके ही देख लेता हूँ। इतना बोलते हुए वह काफी स्पीड में उन सभी बंदों के सामने पहुंच जाता है, जिसको कि देखता हुआ एक बंदा सोच रहा होता है उसकी स्पीड काफी बेहतरीन है। इसी के साथ वे सारे लोग सैम का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सैम को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सीधे आगे बढ़ते हुए कई बंदों को एक साथ एक ही बार में मार डालता है और आगे बढ़ सफेद बाल से बोलता है वे लोग काफी धीमे हैं। जो सुन सफेद बाल थोड़ी देर सोचने के बाद उससे बोलता है अब जबकि मैं तुम्हें पर्सनली देख रहा हूँ तो तुम मेरी एक्सपेक्टेशन को पार कर चुके हो। साथ ही तुम्हारी ताकत वह अद्भुत है जो कि तुमने 10 अल्टीमेट स्पेयर फॉर्मेशन को एक ही बार में खत्म कर दिया, जो कि किसी के भी सोल को बस एक ही झटके में तबाह करने के लिए काफी होता है। इसी के साथ वह अपने लोगों से बोलता है तुम लोग साइड हट जाओ, तुम लोग उस बंदे के सामने नहीं टिक पाओगे। इतना बोलने के बाद वह सैम के सामने खुद लड़ने के लिए चला जाता है, जिसको कि देखता हुआ सैम उससे बोलता है ये हुई न बात, अब मैं ईस्ट माउंटेन की यू फैमिली के सिल्वर स्पेयर के स्किल को देख सकता हूँ। जिस पर कि वह बंदा बोलता है हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। जो सुन सैम बिना एक पल को गवाए तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, जिसको कि देखता हुआ सिल्वर स्पेयर भी अपने अटैक के साथ तैयार हो गया होता है। वहीं घर के अंदर एक जोरदार आवाज को सुन यमुकांकर बोलता है क्या आपने अभी अभी बाहर से कुछ आवाज सुनी? जिस पर कि बुढ़ऊ भी पूरी तरह से सावधान हो जाता है और तुरंत ही वे सारे लोग घर के बाहर भागते हैं। और जब ये लोग घर के बाहर आकर देखते हैं तो वे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके
होते हैं क्योंकि सैम और वह सफेद बाल दोनों ही काफी ही बुरी तरह से टकरा रहे होते हैं और उन दोनों की अटैक इतनी तेज होती है कि वे दोनों ही आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिसको कि देखता हुआ डाइटियन बोलता है यह तो इनक्रेडिबल है। वहीं बुढ़ऊ सफेद बाल को देखता हुआ बोल रहा होता है आखिरकार वह बंदा है कौन। जबकि इधर सफेद बाल के बंदे बुढ़ऊ और बाकी लोगों को देख कहते हैं चलो हमारा टारगेट मिल चुका है, इसलिए उन सभी पर एक साथ अटैक करो। इतना बोलते हुए वे सारे लोग बुढ़ऊ और बाकी लोगों की ओर भागते हैं। वहीं ये लोग भी उन सभी को अपनी ओर आता हुआ देख उनका सामना करने के लिए उनकी ओर भागते हैं और वे दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं। जबकि इधर सैम काफी ब्रूटली अपने अटैक को किए जा रहा होता है, जिसको कि देखता हुआ सफेद बाल काफी ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि हमने सरप्राइज अटैक करके शेर की गुफा में घुस गए हैं, वह मेरी सोच से कहीं अधिक ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वे दोनों ही एक दूसरे से दूर हटते हैं और सैम सफेद बाल को देखता हुआ उससे बोलता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन सफेद बाल उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा था कि 30 सिल्वर स्पीयर सोल्जर वे काफी होंगे, पर इस आदमी को तो तब तक हराना काफी ही मुश्किल है जब तक कि यहाँ पर चैंगवान गार्डियन स्वॉर्ड आर्मी ना हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी सैम उस पर दोबारा अटैक करते हुए उससे बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, फाइट पर फोकस करो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। जो देखता हुआ सैम तुरंत ही उसके सामने से हट जाता है, जिससे कि सैम भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया होता है। पर इधर हम बुढ़ऊ को देखते हैं जो कि काफी ब्रूटली बंदों को मार रहा होता है। दूसरी तरफ रियोंग भी बिना एक पर दया दिखाए उन्हें खतरनाक तरीके से खत्म कर रही होती है। वहीं डाइटियन भी काफी अच्छी तरह से लोगों को मार रहा होता है। जबकि इधर सो वह तो अपने ओपोनेंट को देख काफी ही ज्यादा घबरा चुका होता है, मतलब कि वह उसे मारने से हिचकिचा रहा होता है। पर उसका ओपोनेंट वो तो उसे मारने के लिए बिल्कुल ही उसके पास पहुंच गया होता है, जिससे कि उसे किमुंग का अंकल बचाते हुए अपना एक जोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर मारता है, जिसके चलते वह बंदा एक ही बार में काफी दूर जाकर गिरता है। साथ ही हम देखते हैं उस एक अटैक के कारण उस बंदे के पूरे दांत टूटकर बाहर निकल चुके होते हैं और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है, जिसको कि देखता हुआ सोहो वह काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी किमुंग अंकल उससे बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम अटैक नहीं करते हो तो यहीं पर मारे जाओगे। तुम्हारा वह स्वॉर्ड केवल लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं है, तो उसे उठाओ और इसका इस्तेमाल करो। जिस पर कि सोहो कहता है मैं माफी चाहता हूँ। उसी समय वहाँ पर किमुंग भी अपने हाथों में एक छोटी सी लकड़ी को लेकर पहुंच जाता है, तो उसका अंकल उस बंदे से छीने गए स्पीयर को उसे देते हुए कहता है ये लो और इसका इस्तेमाल करो, यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा वेपन रहेगा। वो ये सब उससे बोल ही रहा होता है तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है, तो वह दोनों जब साइड में देखते हैं तो सैम और वह सिल्वर स्पीयर काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिसमें कि सैम उस बंदे को बुरी तरह मारना चाह रहा होता है। वहीं वह बंदा बस खुद का बचाव करते हुए सोच रहा होता है मैंने कभी भी वार रोनिनों के बीच इस तरह के स्ट्रॉन्ग वॉरियर के बारे में नहीं सुना, क्या यह बंदा सच में वार रोनिन है भी या नहीं, बेकार है, मुझे इसे जल्दी सेटल करना होगा। इतना सोचने के बाद वह अपना अटैक करता है 7 पॉइंट राइटियस स्पीयर, जिसके काउंटर में सैम एक इविल स्माइल के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। और उन दोनों की स्पीयर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो सैम और वह बंदा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ ये लोग भी काफी ही ज्यादा चौंक चुके होते हैं, क्योंकि उन दोनों के ही इतने पावरफुल स्ट्राइक के कारण वे दोनों ही वेपन टूट चुके होते हैं। पर सैम फिर भी उस बंदे को कोई भी मौका ना देते हुए अपने पैरों के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वह बंदा उसके अटैक को रोकता हुआ उसे दूर फेंक देता है, जिसके चलते सैम काफी दूर तक चला गया होता है और खुद को संभालते हुए उसे बोलता है सोल स्लैशर 7 पॉइंट राइटियस स्पीयर के अगेंस्ट यह कितना बेतुका है, पर खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ वह नीचे पड़े अपने सोल स्लैशर के टुकड़े को ऊपर उठाता है और उस बंदे की ओर देखता हुआ एक बड़ी साइको लुक देता है, जिसको कि देखता हुआ वह सफेद बाल भी चौंक गया होता है। लेकिन तभी सैम उस स्वॉर्ड के टुकड़े को अपने पैरों के साथ काफी जोरदार तरीके से उस बंदे की ओर फेंकता है, जिसको कि रोकने के लिए वह सफेद बाल जब अपने भाले को उसके सामने लाता है तो वह स्वॉर्ड का टुकड़ा इतना स्पीड में होता है कि उस सफेद बाल से टकराते ही सीधे मुड़ जाता है और एक
पेड़ से जाकर टकराता है, लेकिन इतने में ही सैम को मौका मिल चुका था उसके पास जाने के, जिसको कि देखता हुआ सफेद बाल काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और तुरंत ही सैम से अपनी दूरी को बनाता है। पर सैम उसके पैरों को अपने पैरों से दबाते हुए उसके पास पहुंचकर एक जोरदार हिट सीधे उसे देता है, जिसके चलते सफेद बाल की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। लेकिन सैम उसे और भी मौका ना देते हुए तुरंत ही उसके ऊपर जाकर उसे नीचे जमीन पर पटकते हुए काफी जोरदार तरीके से उसके फेस पर कई सारे पंच करता है। बाद में उससे बोलता है, तो बताओ यह कैसा रहा? वैसे हम दोनों ने ही एक दूसरे के वेपन को तोड़ दिया है। तो इतना बोलते हुए वह उसी के भाले को उठाता हुआ उसे वहीं पर मार डालता है, पर हमें वह दिखाया नहीं जाता है। हम बस थोड़ी देर बाद देखते हैं उसके बचे हुए लोग सैम के सामने होते हैं और सैम बोल रहा होता है, किमुंग, सुनहे और नाखून, तुम तीनों अपने अपने हथियार को लो और उन सभी के सामने खड़े हो जाओ। जो सुनवे लोग भी कुछ भी नहीं समझ पाते, पर सैम उन्हें बताते हुए कहता है, जल्दी करो और मेरे सामने इन सभी को मार डालो और किसी भी कीमत पर अपनी आंखें मत बंद करना। सैम की बातों को सुन इन लोगों की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी किमुंग आगे बढ़ते हुए एक बंदे को वहीं पर मार देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम सुबह को देखते हैं, जहाँ पर कि उन चारों बंदों की लाश पड़ी होती है। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है।